सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। पिछले 3 दिनों तक मैं आपके बीच में नहीं आ पाया, इसका मुझे खेद है, अफसोस है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे हैं वो सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। मेरा प्रयास यह होगा कि प्रतिदिन कम से कम 2 वीडियो आप तक पहुंचाकर जितने भी छूटे हुए टॉपिक हैं ना सिर्फ मैं उसको कवर करूं बल्कि उसका डिटेल एनालिसिस भी करूंगा। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार में आई उछाल और साथ ही साथ भारतीय जीडीपी की जो निगेटिव स्थिति है इसके अंतर विरोध को। इसका मतलब यह है कि अभी हमने सूचना सुना था कि जो हमारा सेंसेक्स है वह 50,000 के आंकड़े को पार कर गया है, लेकिन हमें अभी भी पता है कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वह अभी भी माइनस में है। तो हमें समझना होगा कि आखिर शेयर बाजार क्या है, सेंसेक्स क्या है, इसमें उछाल क्यों आई है, किन कारणों से आई है, यह उछाल कितनी स्थायी है, और साथ ही समझेंगे कि क्या शेयर बाजार में जो उछाल हमें दिखाई दे रही है इसी अनुपात में हमारी जीडीपी में भी उछाल आ रही है कि या वहां पर जो स्थिति है कुछ और है। ये जो टॉपिक है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं, कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो शब्द है वह है शेयर बाजार, तो इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर समझेंगे हम जीडीपी और उसके अंतर विरोध को। बाजार उस स्थान को कहा जाता है जहां किसी चीज, वस्तु या संपत्ति की खरीद बिक्री की जाती है। अर्थात वह कोई भी स्थान जहां पर किसी चीज, वस्तु या फिर संपत्ति की खरीद बिक्री होती है उसको हम बाजार कहते हैं। जैसे कि जो भी आपको सामान खरीदना होता है आप कहते हैं कि आप बाजार जा रहे हैं, तो बाजार में आप क्या कहते हैं कि कोई वहां पर खरीदार होता है, आप उसकी सामान के मूल्य को अदा करते हैं, वह सामान आपका हो जाता है। ठीक इसी तरह से एक और मार्केट है जिसका नाम है शेयर बाजार, और इसमें जो शेयर शब्द है इसका अर्थ होता है हिस्सा। अर्थात वह बाजार जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना हिस्सा बेचता है उसको शेयर बाजार कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप हैं और आपने किसी कंपनी ए का निर्माण किया। इस कंपनी को आपने जो है कि 100 रुपए में बनाया और 1 साल अच्छा तरीके से इसको रन किया। 1 साल बाद इस कंपनी का जो मूल्य हो गया वो 1000 रुपए हो गया। अब आपको लगता है कि आप अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ और लोगों की मदद चाहिए। तो ऐसे में आपने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने 50% शेयर बेच रहा हूं। लेकिन आपने एक शर्त रखा, ये जो 50% शेयर रखेंगे इसको आप बेचेंगे, जो है कि बेचने का जो 50% का टारगेट रखा है आप इसको बेचेंगे 5 लोगों में। अर्थात प्रत्येक लोगों को आप क्या करेंगे, 10% हिस्सेदारी बेचेंगे। ऐसा निर्णय आपने इसलिए लिया ताकि क्या हो सके कि जो यह 5 लोग आए, यह 5 लोग आपकी मदद कर सके, कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सके। अब जो भी व्यक्ति, अर्थात ये जो 5 लोग होंगे, इनको आपने कहा कि मैं 10% प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हिस्सेदारी दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं क्या लूंगा, 5000 रुपए लूंगा। तो लोग देखेंगे जो ये एक कंपनी है, अच्छी है, इसने साल भर में अच्छा ग्रोथ किया है, आने वाले समय में भी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, तो कुछ निवेशक जैसे कि मैं भी उसमें हो सकता हूं, मुझे लगेगा कि ठीक है मैं क्या करता हूं, 10% हिस्सेदारी 5000 रुपए में खरीद लेता हूं। तो अब देखिए, आप पहले स्टार्टिंग में अकेले थे, लेकिन आपने क्या किया, अपनी 50% हिस्सेदारी 5 लोगों में बेच दी। तो इससे क्या हुआ, आपको पार्टनर मिल गए, अर्थात आपके साथ ऐसे लोग मिल गए जो आपके साथ काम को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आपके पास पूंजी भी आ गई। अर्थात 5 लोग 5-5 हजार रुपए
रुपए लेके आ रहे हैं तो आपके पास 25,000 रुपए की क्या आ गई, पूंजी आ गई। तो ऐसे जैसे कि आपने यहां पर अपने हिस्से को बेचा, इसी तरह से हमारे यहां पर भी जो शेयर बाजार है वहां पर क्या किया जाता है, हिस्से की खरीद और बिक्री होती है। जिसके पास जो हिस्सा है वह बेच सकता है, कोई खरीदार उसको खरीद सकता है, इसी को बोलते हैं शेयर बाजार। और इसका एक शब्द और यूज होता है, वह है स्टॉक मार्केट। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार क्या है, तो आप उसको इस एग्जांपल से भी समझा सकते हैं। अब होता क्या है कि इस बाजार में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना हिस्सा बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। तो जो व्यक्ति जितना शेयर खरीदता है उसी अनुपात में उस कंपनी का क्या हो जाता है, मालिक बन जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि एसबीआई अगर अपने शेयर बेचे और आप क्या करें, इसके 10% आप शेयर ले लें, जो कि बहुत ज्यादा मूल्य का है, ले लें, तो आप 10% के क्या हो गए, इसके मालिक हो गए। और इस तरह से जो पुराना मालिक था उसके हिस्से में 10% की क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। अर्थात जो शेयर खरीदता है उसके पास हिस्सा पहुंचता है और जो बेचता है उसके पास हिस्सा क्या होता है, घटता है। लेकिन ये जो बाजार है ये काफी इंटरेस्टिंग होता है और विश्व में ऐसे जो बाजार हैं उनके जो कार्य प्रणाली है काफी इंटरेस्टिंग होती है, जिसका मैं आगे एनालिसिस करने वाला हूं। अब ये जो बाजार है, किसी कंपनी को अगर अपना शेयर इसमें बेचना है तो उसको बेचने वो किस लिए चाहता है, ताकि वह निवेश प्राप्त कर सके, अर्थात लोगों से पैसा प्राप्त कर सके। और इसको निवेश प्राप्त करने के लिए या अपना हिस्सा बेचने के लिए सबसे पहले इस बाजार में क्या होना होगा, लिस्टेड होना होगा, सूचीबद्ध होना होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कई स्थानों पर यह दिखाई देता है कि जो एक बाजार है उसमें जो ठेले वाले हैं वो फिक्स रहते हैं कि वही ठेला लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमिट ली हुई है। तो हर बाजार की जो दुकानें हैं उनको क्या करवाना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इस बाजार में भी कोई कंपनी तभी अपना शेयर बेच सकती है जब वह क्या होगी, इसमें लिस्टेड होगी। लिस्टेड होने का मतलब है कि इस बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे यहां BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी है। तो सेबी के पास वह कंपनी जाएगी और वह कहेगी कि आप हमें लिखित अनुमति दीजिए, हमको लिस्टेड करिए। लिस्टेड होने के बाद वह अपनी कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर बेच सकती है, जो खरीदेगा उसका भुगतान करेगा। और इस तरह से यहां पर क्या होता है, यहां लेन देन चलता है। अब ये जो कंपनी है जब लिस्टेड होती है तो कंपनी के ऊपर यह लायबिलिटी अर्थात दायित्व तो होता है कि वह कंपनी अपने विषय में समय समय पर सूचना देती रहे। और ये सूचना इसलिए देती रहे कंपनी, ताकि जब वह अपने शेयर बेचे तो लोग डिसाइड कर सकें कि आखिर कंपनी कैसा रन कर रही। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैंने एक कंपनी फिर से बनाया ए, पहले आपने बनाया था, मैंने बना लिया, और मुझे एक साल बाद लगा कि मैंने भी कंपनी को बनाया था 100 रुपए में, लेकिन यह जो कंपनी एक साल में जो है कि 500 रुपए ही क्या कर पाई, इसका नेटवर्थ हो पाया, या फिर कंपनी का जो वैल्यू है 500 रुपए ही हो पाया। अर्थात मैंने आपसे कम अच्छा बिजनेस किया। अब 500 रुपए का जब इसका मूल्य हो पाया है और एक कंपनी आपने भी ये बनाया था जो कि एक साल में क्या हो गया, 100 रुपए से 1000 रुपए हो गया। तो अब दोनों लोग क्या करेंगे, जिनको अपना शेयर बेचना है, मुझे भी बेचना है, आपको भी बेचना है, तो हम अपनी जब सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करेंगे कि आखिर हम क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, हमने पिछले क्वार्टर में किस तरह के जो कि परफॉर्मेंस दिए हैं, उसी के आधार पर कोई तीसरा व्यक्ति ये डिसाइड करेगा कि आखिर उसको किस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। और यह जो निवेशक हैं, जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि निवेश करना चाहता है, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसके विषय में जाने। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आप HDFC में निवेश करिए, आप SBI में निवेश करिए, या फिर किसी अन्य जो है कि इन्फोसिस में करिए, विप्रो में करिए। क्यों? क्योंकि दरअसल ये कंपनियां क्या है, काफी अच्छी कंपनियां हैं, इनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, इनकी जो ग्रोथ है काफी अच्छी दिखाई देती है। तो इसीलिए जो लिस्टेड करवाना का जो प्रतिबद्धता है वो इसीलिए अपनाई जाती है ताकि कंपनियां अपने विषय में जानकारी दे सकें। नहीं तो सोचिए, अगर यहां कंपनियां अपने विषय में सूचना ना दें तो कैसे हमें पता चलेगा कि आखिर इस बाजार में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी खराब है।
तो हमने क्या समझा कि ये जो शेयर बाजार है इसमें हम और आप कोई भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, खरीद और बिक्री कर सकते हैं, और यहां पर बिक्री होती है शेयर अर्थात हिस्सेदारी की। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एनएससी और बीएससी दो प्रमुख शेयर बाजार हैं, और इन बाजारों में क्या होता होगा, कंपनियां लिस्टेड होती होंगी और कंपनियां लिस्टेड होकर अपने शेयर की खरीद और बिक्री करती होंगी। कंपनियों को इस शेयर बेचने से पूंजी प्राप्त होती है, और हमें और आपको क्या मिलता है कि हम कंपनी तो नहीं बना सकते, लेकिन किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद के हम क्या करते हैं, उसमें अपना पैसा लगाते हैं, और कंपनी जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है तो जिस अनुपात में हमारे पास हिस्सेदारी है उसी अनुपात में हमको फायदा भी होता है और लॉस भी होता है। लॉस होने का मतलब कि मान लेते हैं आपने एक कंपनी के शेयर को खरीदा और आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए में, एक साल बाद मालूम चला उस शेयर की कीमत है 10 रुपए, अर्थात आपके 90 रुपए अब क्या हो चुके हैं, डूब हो चुके हैं। जब तक वो कंपनी फिर से 100 रुपए पर नहीं आएगी और या उससे ज्यादा पर उसके शेयर का मूल्य नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इस तरह से यह शेयर बाजार चलता है। और हमने कहा कि हमारे यहां दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसका पहला नाम है बीएससी, दूसरा नाम है एनएससी। तो बीएससी के विषय में जानते हैं, अर्थात बंबई स्टॉक एक्सचेंज के विषय में जानते हैं। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, और इस समय इसमें जो है कि लगभग 5700 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। 5700 से ज्यादा कंपनियों के लिस्टेड होने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा बाजार है, और यहां पे खिचड़ी पक रही। खिचड़ी किस लिए मैंने शब्द यूज किया, क्योंकि अगर आप इस मार्केट के विषय में जानने का प्रयास करें तो कैसे जानेंगे कि किस कंपनी का आपको शेयर खरीदना है, लेकिन इसको भी क्या किया गया है, सुविधाजनक बनाया गया है। मैं आगे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर यह जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना तो इस समय हुई थी, लेकिन ये बीएससी अर्थात बंबई स्टॉक एक्सचेंज को क्या किया गया है, इसको एक्ट 1956 का जो ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इसको विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है, अर्थात इसको मान्यता प्रदान की गई। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज में हमने कहा 5700 से भी ज्यादा क्या है, कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों में से कौन सी कंपनियां अच्छा रन कर रही हैं, उन्हीं अच्छा रन करने वाली कंपनियों को क्या किया जाता है, आगे रखा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक पूरा बाजार है, और इसमें हमने क्या कहा कि इसमें 5700 कंपनियां हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो एकदम टॉप पर होंगी। और टॉप पर कौन सी कंपनियां होंगी, जो सबसे अच्छा रन कर रही होंगी, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी। तो इन बड़ी बड़ी 30 कंपनियों को मिलाकर क्या किया जाता है, एक सेंसेक्स बनाया जाता है, अर्थात एक इंडेक्स बनाया जाता है। और यह जो इंडेक्स है यह बताता है कि कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा है। फिर से आसान शब्दों में समझिए कि हमने कहा कि जो 30 कंपनियां हैं इनके परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए एक हमने सेंसिटिव इंडेक्स बनाया है, एक संवेदी सूचकांक बनाया है, जिसका नाम है सेंसेक्स। और ये जो सेंसेक्स है इसमें क्या पता चलता है कि जो इस बाजार की अर्थात बीएसई की जो 30 प्रमुख कंपनियां हैं वह कौन सी हैं, उनका व्यापार कैसे चल रहा है। स्वाभाविक है हर व्यक्ति उसी में पैसा लगाने का प्रयास करेगा जो कंपनियां सबसे आगे होंगी। तो ये जो 30 कंपनियां हैं ये बीएसई की सबसे लीड करने वाली बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनियों का मतलब क्या है, इसको इस रूप में समझिए, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। तो इस कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर जो है कि जारी किए, और 100 शेयर जो जारी किए इसके मान लेते हैं टोटल 100 ही शेयर हैं, और प्रति शेयर का जो मूल्य है 100 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 10,000 रुपए की कंपनी है। एक कंपनी है बी, इसने भी 100 ही शेयर जारी किए, लेकिन इसके प्रति शेयर का जो मूल्य है वह हो सकता है 5,000। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी। दूसरा समझिए कि एक कंपनी है जिसने प्रति शेयर मूल्य तो 100 ही रुपए रखा है, लेकिन इसने जो है कि जो मूल्य रखा है, जो शेयर जारी किए हैं हो सकता है 10 लाख जारी किए। तो आप समझ सकते हैं इसका मूल्य क्या होगा। तो कुल मिलाकर यह देखा जाता है कि आखिर ये 5700 में से कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो अब जिनकी शेयर की डिमांड ज्यादा है। डिमांड उसी की ज्यादा होगी जिसके अंदर संभावना होगी कि वो कंपनी अच्छा कर सकती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, चाहे गाड़ियों की जो है कि क्षेत्र की कंपनियां हों या फिर अन्य क्षेत्रों की जो कंपनियां हों, चाहे हैवी इंडस्ट्री वाले क्षेत्र की कंपनियां, उनका परफॉर्मेंस कम हुआ था। कारण क्या? डिमांड ही नहीं थी। तो यह जो 5700 में से 30 कंपनियां हैं, इनके परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए जिस इंडेक्स को, अब यहां पर जो इंडेक्स होता है संवेदी होता है। संवेदी का मतलब ये 30 कंपनियां हमेशा एक ही रहेंगे, जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है कि जो कंपनियां सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी उनको इसमें शामिल किया जाएगा, और जो कंपनी पीछे होगी भले ही, लेकिन वो अच्छा करती आ रही होगी तो उसमें अगर वो बड़ी कंपनी में आ जाती है तो उसको इन 30 कंपनियों में शामिल कर लिया जाए। तो ये जो सेंसेक्स है, ये इसी 30 कंपनियों के जो शेयर मूल्य में आई उछाल को प्रदर्शित करता है। अभी हमने देखा कि जो हमारा शेयर में सेंसेक्स था वह 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हो सकता है इसमें से बहुत सी कंपनियों के जो शेयर हैं वो घाटे में चल रहे हो, बहुत से क्षेत्र की कंपनियां हो सकती हैं जिनकी डिमांड ही ना हो, लेकिन यहां पर जो उछाल आई है उसका संबंध क्या है? ऊपर की 30 कंपनियों से, ना कि पूरी कंपनियों से। अब ये जो सेंसेक्स बनाया गया था इसका निर्माण किया गया था 1986 से, और 1986 से क्या होता है कि ये जो सूचकांक है इसको प्रदर्शित किया जाता है, और इसके आधार पर इस इंडेक्स में अगर नीचे की भी कंपनियों को आप देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये टॉप पर नहीं देखेंगे। ऊपर जो टॉप में आपको स्क्रॉल करना होगा, और जो सबसे ऊपर इस इंडेक्स में होंगी उन्हीं 30 कंपनियों से मिलकर बनता है सेंसेक्स। और इसके लिए आधार क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आखिर शेयर कितने हैं और प्रति शेयर मूल्य कितना है। अर्थात मान लेते हैं शेयर को हमने एक्स से डिनोट किया और प्रति शेयर मूल्य कितना है। स्वाभाविक है अगर किसी कंपनी के शेयर ज्यादा हैं और प्रति शेयर मूल्य ज्यादा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, और वह कंपनी क्या होगी? लीडिंग कंपनी होगी। जैसा कि इस समय देख सकते हैं आपको रिलायंस की कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, बजाज जो है कि फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, एचडीएफसी बैंक देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा रन कर रही हैं, और उन्हीं के आधार पर सेंसेक्स को क्या देखा जाता है? ये पता चलता है कि आखिर उसमें क्या पता चल रहा है। अब ये जो सेंसेक्स हमने बनाया था, इसका लिए हमने बनाया तो 1986 में था, लेकिन आधार वर्ष जो रखा था वो रखा था 78-79, और आधार मूल्य था 100 रुपए। अर्थात हमने जब सेंसेक्स का निर्माण किया 1986 में, तो हमने क्या किया कि 1978 और 79 में जो किसी कंपनी का शेयर मूल्य हो सकता उसके आधार पर हमने एक आधार मूल्य माना, और हमने अपने सेंसेक्स को स्टार्ट किया था 100 रुपए से, और यही 100 रुपया इस समय क्या हो गया है? 50,000 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। लेकिन आपने आज का अगर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि फिर से शेयर मार्केट्स में गिरावट नजर आई है। कुल मिलाकर अगर हम समझें तो हमें यह पता चला कि यह जो 30 कंपनियां हैं, इन 30 कंपनियों के शेयरों में अगर जो है कि तेजी आती है तो इसका मतलब है सेंसेक्स क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। इनके शेयरों में अगर कमी आती है तो क्या होगा कि जो शेयर मार्केट है वो डाउन जाएगा। दूसरी चीज कि जो सेंसेक्स है वो सभी कंपनियों को डिनोट नहीं कर रहा है, वो ऊपर की 30 कंपनियों को डिनोट कर। ऊपर की 30 कंपनियां कौन सी होंगी? वह होंगी उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर तय किया जाएगा। मान लेते हैं आज जो है कि रिलायंस अच्छा कर रही है, लेकिन अगर जो रिलायंस के उत्पाद हैं, जिस चीज का वह प्रोडक्शन करती है, उसकी डिमांड कम हो जाए तो आने वाले समय में रिलायंस को इससे बाहर कर दिया जाएगा, दूसरी कंपनी को यहां पर लाकर रख दिया जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये सेंसेक्स क्या होता है। अब ये जो कंपनी है, जो हमने कहा कि इन कंपनियों में क्या होता है, प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 30 कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल होंगी उसका निर्धारण एक कमेटी करती है, और कमेटी जो निर्धारण करती है उसके लिए नहीं है कि वो किसी भी आधार पर कह दे कि नहीं हमने तो इस कंपनी को सेलेक्ट करना है, या किसी का फोन आ गया तो ऐसा नहीं। उसके लिए कुछ आधार हैं, और ये जो 5 आधार हैं, 5 आधारों पर ही क्या किया
किया जाता है, देखा जाता है कि कोई कंपनी कितनी मजबूत है, और इन 5 फंडामेंटल्स के आधार पर ही किसी कंपनी को क्या किया जाए, जब इन 5 फैक्टर में वो अच्छा दिखाई देगी तभी शीर्ष 30 कंपनियों में उसको शामिल किया जाएगा। और शीर्ष 30 में शामिल होने का मतलब क्या है, सेंसेक्स का भाग बनना। तो पहला क्या है कि पहला जो शर्त है वह क्या होना चाहिए, या पहला जो आधार जो देखा जाता है कि बीएससी के अंदर सूचीबद्ध है कि नहीं। इसका मतलब हमने क्या कहा कि पहले ही हमने कहा कि ये जो 5700 कंपनियां हैं इसी में से वह कंपनी होगी, बाहर की कंपनी नहीं होगी। तो पहले उसको क्या होना होगा, लिस्टेड होना होगा। लिस्टेड होकर जब वो अच्छा परफॉर्म करेगी तब उसको क्या किया जाएगा, इसमें शामिल। तो पहला आधार कि सूचीबद्ध है कि नहीं। दूसरा, ये कंपनी लार्ज कैप या फिर मेगा कैप स्टॉक कंपनी होना चाहिए। इसका मतलब यह है, लार्ज कैप और मेगा कैप का मतलब क्या है कि जो इसकी जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है और प्रति शेयर का मूल्य भी ज़्यादा है। तो लार्ज कैप या मेगा कैप का मतलब क्या है कि शेयर की संख्या ज़्यादा है और प्रति शेयर का मूल्य ज़्यादा है। स्वाभाविक है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, अच्छा होगा। दूसरा, सापेक्षिक तरलता उस कंपनी की क्या है। तरलता का इसका मतलब है रिलेटिव लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिर उसने कितने शेयर जारी किए हैं। मान लेते हैं एक कंपनी ए है और उसने केवल 10% अगर आपने शेयर जारी किए हैं तो इसकी जो सापेक्षिक तरलता है, दूसरी कंपनी जो बी है इसने 80% अपने शेयर जारी किए, तो बी कंपनी की जो सापेक्षिक तरलता है ज्यादा है क्योंकि अधिक शेयर को इसने क्या किया, बाजार में रखा। तो एक आधार ये भी है। चौथा जो आधार है कि कंपनी अपनी कोर क्षेत्र में कितनी कमाई कर रही है। कोर क्षेत्र का मतलब है कि आखिर कंपनी या तो आईटी से जुड़ी होगी या फिर हैवी इंडस्ट्री से जुड़ी होगी या फिर जो है कि बैंक से जुड़ी होगी, तो किसी न किसी क्षेत्र की होगी, कुछ मूलभूत उसकी सेवाएं होंगी, उत्पाद होंगे जिनका वो उत्पादन करते। तो कोर क्षेत्र में अगर कंपनी अच्छा कर रही है इसका मतलब क्या है कि वह अपने प्रतिस्पर्धियों में अच्छा कर रही है, उस कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए। और जब वह क्या करेगी, इन सभी शर्तों पर शामिल हो जाएगी, खरी उतरेगी, तो उसको शीर्ष 30 कंपनियों में शामिल कर लीजिए। पांचवां आधार है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कितनी मजबूत है और साथ ही साथ जिस सेक्टर में की वह कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कितना है। मान लेते हैं ऑटो क्षेत्र की है, तो अगर ऑटो क्षेत्र में अन्य कंपनियों से अच्छा कर रही, स्वाभाविक वो अच्छा जाएगी। बैलेंस शीट का मतलब ये है ऐसा तो नहीं कंपनी घाटे में चल रही है, घाटे में चलने वाली कंपनियों को यहां पर नहीं रखा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने समझा सेंसेक्स क्या है। अब बीएससी के विषय में कुछ फैक्ट जान ले जो आपसे पूछे। तो इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज कौन सा, बीएससी। सर्विलांस, क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए इसको आईएसओ प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन चीजों के लिए हुआ, तो सर्विलांस, क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए इसको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। फाइनेंशियल ट्रेनिंग के लिए अलग विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने वाला यह पहला जो है कि क्या है, एक्सचेंज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा 10वां एक्सचेंज माना जाता है। अप्रैल 2018 के अनुसार बीएससी का जो बाजार पूंजीकरण या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $2.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का था। अब ध्यान दीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएससी का क्या मतलब कि जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों के प्रति शेयर का मूल्य कितना है, अर्थात सभी कंपनियों जितने 5700 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों ने जितने सभी शेयर जो जारी किए हैं उनका जो मूल्य है वह $2.2 ट्रिलियन से अधिक है। कुशल अनुभव के साथ बीएससी की जो पहुंच है वह लगभग 420 शहरों में है और ये फ्री फ्लोट इंडेक्स शुरू करने वाला भारत का पहला जो है कि क्या है, स्टॉक मार्केट है। फ्री फ्लोट इंडेक्स का मतलब है कि आपने देखा होगा कि शेयर बाजार में जो फ्लक्चुएशन है अपने आप होती रहती है। जैसे जैसे लोग शेयर खरीदते हैं तो कोई शेयर ऊपर जा रहा होता है, जैसे जैसे किसी शेयर को बेचते हैं वह शेयर नीचे जा रहा होता है, तो इसी को बोलते हैं फ्री फ्लोट। अब यूएसए डॉलर आधारित सेंसेक्स जो है कि करने वाला ही पहला एक्सचेंज है, अर्थात जिसने यूएसए के डॉलर में अपना लेन देन प्रारंभ किया उस मामले में ये पहला एक्सचेंज है। आई होप आप बीएससी के विषय में जान पाएंगे। अब जो वर्तमान ग्रोथ है इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको कहा इसका स्थापना हुई थी 1986 में और उस समय जो आधार मूल्य रखा गया था वो 100 रुपये रखा गया था और हाल ही में क्या कर गया, 50,000 को क्रॉस कर गया।
ये जो 50,000 को क्रॉस कर गया है, ये शेयर बाजार के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस उपलब्धि में कई चिंताएं भी निहित हैं। आगे मैं इनका जिक्र करने वाला हूं। 50,000 के आंकड़े को पार करना भारतीय अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट के संबंध में कई संभावनाओं और चुनौतियों का क्या करता है, जो है कि संकेत देता। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो 50,000 का आंकड़ा हमने प्राप्त किया है, इसकी जर्नी कैसी रही है। तो सबसे पहले 1,000 का जो इसने टारगेट प्राप्त किया था वह किया था 1990 में। 10,000 का जो टारगेट जो है कि सेंसेक्स ने प्राप्त किया था वह किया था जो है कि 2006 में। 20,000 का आंकड़ा जो प्राप्त किया था वह अगले साल 2007 में। 30,000 का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ वो 2015 में, और 2019 में ही 40,000 का, और 2021 में क्या हुआ, 50,000 के आंकड़े को 21 जनवरी को हम लोग पार कर गए। इसका मतलब ये है कि जो 30 बड़ी कंपनियां हैं, उन 30 बड़ी कंपनियां वो एक कंपनी नहीं, चेंज होती रहती हैं। उन्होंने क्या किया, अच्छा किया। तो कई बार ये होता है कि जो ऊपर वाली जब कंपनियां अच्छा कर रही होती हैं तो नीचे वाली कंपनियां भी क्या होती हैं, अच्छा कर रही होती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। कारण ये है कि मान लेते हैं कि अगर हम कहें कि टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो रिलायंस क्या करे, बहुत अच्छा करे, लेकिन उतना अच्छा वोडाफोन और जो है कि आइडिया ना कर रही हो, इसकी भी संभावना है। ठीक इसी तरह से ऑटो सेक्टर में हो सकता हो टाटा मोटर्स अच्छा कर रही हो, लेकिन जो अन्य कुछ कंपनियां हैं वो हो सकता है अच्छा ना कर रही हो। तो अभी ये जो 50,000 के आंकड़े को हमने प्राप्त किया है, आखिर ये उछाल क्यों आया है, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, उनको समझिए। पहला तो यह है कि अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, इससे उम्मीद की जा रही है कि जो ट्रेड वॉर चल रहा था यह समाप्त हो जाएगा। ट्रेड वॉर किससे चल रहा था, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के काल में ना सिर्फ जो है कि चाइना के साथ, बल्कि कई क्षेत्रों में उन्होंने ट्रेड वॉर की कंडीशन क्रिएट कर दिया था। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शांति के साथ जो है कि अपना पद छोड़ा और जो बाइडन सत्ता में आए, और बाइडन के आते ही जिस प्रकार के उन्होंने निर्णय लेने चालू किए, इससे लगा कि अब ये ट्रेड वॉर समाप्त होगा। ट्रेड वॉर समाप्त होने का मतलब क्या है कि अब व्यापार ज्यादा हो पाएगा। व्यापार ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कंपनियां अब ज्यादा उत्पादन करेंगे, और कंपनियां जब ज्यादा उत्पादन करेंगे का मतलब क्या है, कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। कंपनियों का परफॉर्मेंस जब अच्छा होने की उम्मीद है तो हमारे आपके जैसे निवेशक हैं जिनके पास 10, 20, 50,000 रुपए पड़ा हुआ, वो कहेंगे इस कंपनी में लगा देते हैं, क्योंकि कंपनी का भविष्य क्या है, उज्जवल दिखाई दे। तो इस तरह से पहला कारण तो यह है कि ट्रेड वॉर की समाप्ति के बाद अब लोगों को लग रहा है कि बिजनेस में क्या होगा, ग्रोथ आएगा। दूसरा, बाइडन द्वारा $1.9 ट्रिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा है कि हम अपनी जीडीपी में ग्रोथ लाने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज घोषित करें, और इसका आकार तो देखिए $1.9 ट्रिलियन है। हमारी जीडीपी से आप समझ सकते हैं 2.9 ट्रिलियन की हमारी जो है कि जीडीपी है, और इन्होंने $1.9 ट्रिलियन का तो स्टिमुलस पैकेज ही घोषित। स्वाभाविक है, इससे क्या हुआ, बाजार में एक उछाल आई कि अमेरिका इतना बड़ा कदम उठा रहा है, तो स्वाभाविक है आने वाले समय में जो ग्रोथ है काफी अच्छी होगी। और जो स्टिमुलस पैकेज का मतलब क्या है, पैसा दिया जाएगा, वित्त बाजार में डाला जाएगा, और जब पैसा बाजार में आएगा तो इससे क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इससे जितनी भी कंपनियां हैं सबका क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही साथ जो वैश्विक लॉकडाउन हो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और मांग में भी अब वृद्धि आ रही है। मांग में वृद्धि इसलिए आ रही, लोगों को लग रहा है कि हाँ, अब पहले से जो लोगों को रोजगार चला गया था मिल रहा है, फिर से लग रहा है कि अब रोजगार मिलने लगा, और इस वजह से मांग में क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। दूसरा है जो हमारे यहाँ का जो घरेलू मांग है, इसमें भी क्या हो रहे हैं, मांग के लक्षण दिखने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि अब इसमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे यहां भी रोजगार बढ़ेगा, और जो कॉर्पोरेट की अर्निंग है वो पॉजिटिव हो सकती है। कितनी पॉजिटिव रहेगी आने वाले समय डेटा बताएगा, लेकिन घरेलू मार्केट में भी अब जो है कि एक डिमांड दिखाई दे रही है, जो अभी 4 से 5 महीने पहले नहीं थी, अब उसमें थोड़ा सा तेजी दिखाई दे रही। दूसरा, बजट 2021 के विषय में जो है कि कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बजट में कई ऐसी चीजें होंगी जो अभी तक के बजट में नहीं थी।
बजट में घोषणाओं का मतलब क्या है कि आने वाले समय में जो उद्योग क्षेत्र है, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके लिए कई ऐसी घोषणाएं होंगी, कई प्रकार से उसको छूट दी जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है उनको अच्छा फील होगा, या फिर उनके लिए कुछ जो है कि प्रक्रिया या वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और वह कंपनी अच्छा करेंगी। तो जब अच्छा करेंगी तो उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं लोग, और इसके वजह से क्या हो रहा है, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। साथ ही साथ कई यूरोपीय देशों में 1% से भी कम ब्याज दर पर लोगों को पैसा पहुंच रहा है। अर्थात लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपको ब्याज लेना है तो वहां की जो बैंक है वह कह रही आप 1% पे, कुछ देशों में तो 0.5% पर लोगों को पैसा आसानी से मिल रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं अच्छा इंडिया के मार्केट में जो कुछ कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा रन कर रही हैं, जैसे रिलायंस है, HDFC, बहुत सी कंपनियां हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम यहां पर 0.5% पे इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं। बहुत सा इन्होंने पैसा ले लिया और ला के शेयर मार्केट इंडिया में लगा दिया, क्योंकि इंडिया में भी अब लग रहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा है और इससे आने वाले समय यह कंपनी अच्छा करे। अब सोचिए वो तो लेके आए थे 0.5% पर अपने यहां से पैसा यहां पर लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, और वह उन कंपनियों में लगा रहे हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी दिखा रही। तो हो सकता है कि एक साल के अंदर इनको 10 से लेकर 20% तक का लाभ हो। तो अब ये जो ट्रेंड है इसको देखते हुए कि आने वाले समय में कि जो यहाँ की कुछ कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ सेंसेक्स में लिस्टेड हैं, उन कंपनियों में काफ़ी अच्छी संभावना है। इसके वजह से लोग खूब ढेर सारा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा लाकर निवेश कर रहे हैं, जिससे हमारा जो सेंसेक्स है, जो हमारा शेयर बाजार है, उसमें उछाल देखने को मिल रही है। और यह जो निवेश है इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले जो है कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या विदेशी निवेशक हैं वो हिस्सा ले रहे थे, अब छोटे छोटे विदेशी निवेशक में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति पहले जो 10% हिस्सेदारी करता 10, अब ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो 0.5 0.2% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। और ये लोग कहां के हैं, ये वेस्टर्न लोग हैं, इनके पास पैसा है और यहां पर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि इनको यहां पर 10 से 20 और कुछ मामलों में तो 30% ग्रोथ देखने की संभावना दिखाई दे रही है। अब यह जो ग्रोथ है क्या स्थायी है, तो देखिए सबसे पहला तो बात यह है कि यह जो उछाल आया है, यह उछाल आया किस वजह से है कि जो वैश्विक स्वरूप में जो वित्त की उपलब्धता बढ़ी है, लोगों के पास पैसा आया है, वह लोग कह रहे हैं कि हमें शेयर खरीदना चाहिए। तो हर जगह के शेयर मार्केट में एक उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सोचिए कि यहां पर क्या होता है कि ये जो सभी कंपनियां तो अच्छा कर नहीं, जो कंपनियां हैं जिनमें इन लोगों ने निवेश किया है, जब वह अपना जो है कि क्या करती एनुअल प्रेजेंटेशन देती हैं, अपनी बैलेंस शीट को रिपोर्ट करती हैं, उस समय अगर इन कंपनियों को यहां पर अपनी बैलेंस शीट जारी करेंगे और लगा कि इतना अगर परसेंटेज लाभ नहीं हुआ, जैसा कि उन्होंने कहा कि 10% या 20% या कुछ भी लाभ नहीं हुआ, तो अगर इनको 3% 4% भी लाभ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनको तो पैसा मिल गया, पैसा लेकर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। कुल मिलाकर इस समय कई प्रकार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए लोग निवेश कर रहे हैं। तो ये जो उछाल है इसके कई पक्ष हैं, इसको देखिए। आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास एक साल में 2 बार कह चुके हैं कि ये जो ग्रोथ है ये एक तात्कालिक ग्रोथ है, यह स्थायी नहीं है, एक प्रकार का बबल बताया गया। कुछ समय पहले रघुराम राजन जी ने भी इसी तरह से एक स्टेटमेंट दिया कि एक प्रकार का बबल है। इसका मतलब यह है कि लोगों को लग रहा है कि शेयर बाजार में जो कंपनियां टॉप उसमें निवेश करेंगे तो हमको आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा हो। लेकिन इन लोगों का कहना है कि एक चीज ये भी तो समझिए कि जो कंपनियां हैं, जैसे हम मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री है, ये कंपनी अपने उत्पाद कहां बेचती है, भारत के लोगों को बेचेगी। भारत के लोगों की तो डिमांड इतनी बढ़ी नहीं है, और डिमांड इतनी बढ़ी नहीं है और प्रोडक्शन मान लेते हैं करेंगे भी तो बेचेंगे किसके। भारत में जब सभी लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, भारत के हर सेक्टर में अगर रोजगार नहीं होगा तो लोगों जो है कि आय नहीं होगी तो कितनी ज्यादा डिमांड करेंगे, कितना पैसा रख के बैठे हैं। तो लोगों का कहना है कि यह एक प्रकार का बबल है, और यह जो बबल है कभी भी फूट सकता है। और फूटने का मतलब यह है कि जो विदेशी निवेशक, जब उनको इससे ज्यादा फायदा चाइना के मार्केट में मिलेगा, वो चाइना में अपना पैसा लेके चले जाएंगे, यूरोप
के किसी देश में मिलेगा वहां पे ले। तो यह लोग क्या है कि वह लोग हैं जिनके पास पैसा है और जहां पर जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं उसको कैश कर रहे हैं। यह स्थायी रह के यहां पर बिजनेस करने नहीं आए हैं, अर्थात इन्होंने कोई कंपनियों वगैरह तो खोली नहीं है, इसलिए बबल है जो कि फूट सकता है। इसके अलावा कुछ और पक्ष हैं, उनको भी देखते हैं। समीक्षकों का मानना है कि जो ग्रोथ है यह जो है कि ग्रोथ वास्तविक तो नहीं है लेकिन झूठ भी नहीं है। अब देखिए कैसा स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक नहीं है का मतलब क्या है कि वास्तविक तो तब होती जब हमारे देश की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है इसी अनुपात में तेजी से ऊपर जा रहा होता। जब ग्रोथ जीडीपी का ग्रोथ रेट होने का मतलब क्या है कि पूरे देश में अधिक से अधिक लोग उत्पादन कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों के पास रोजगार है, तो अधिक से अधिक लोग मांग करेंगे, तो अधिक से अधिक जब लोग मांग करेंगे तो कोई भी कंपनी का शेयर क्या होगा, तेजी से जाएगा। जबकि अभी ऐसा नहीं है। आप कई बार देखिए सरकार के आंकड़ों को देखिए, कई जगह आपको बेरोजगारी की जो दर है वो कई दशकों से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, महंगाई ज्यादा देखने को मिलेगी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास आय के सोर्स नहीं है। तो यह कहा जा रहा है कि यह वास्तविक नहीं है, अर्थात स्थायी नहीं है, लेकिन झूठ भी नहीं है। झूठ का मतलब यह है कि कोई डेटा का इसमें हेरफेर नहीं किया गया। सही बात है कि लोगों ने, बाहर के लोगों ने या उन लोगों ने जिनके पास पैसा बचा तो उन्होंने समझा कि संभावनाएं खरीद जरूर लिया है, लेकिन ये संभावनाएं कब तक टिकी रहेंगी कोई निश्चित नहीं। वहीं कुछ समीक्षकों का मानना है कि शेयर बाजार में आगे भी वृद्धि जारी रहेगी और थोड़े बहुत ही इसमें क्या आएंगे, ठहराव आएंगे। थोड़े बहुत ठहराव का मतलब है कि मान लेते हैं रिलायंस से लेकर जो है कि आगे वाली जो 30 कंपनियां हैं उसमें से हो सकता है कोई 2 4 5 कंपनियों का जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ना आए, लेकिन बाकी अन्य कंपनियों का परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव होने का मतलब नहीं कि इतना ही पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा सा कम भी होगा। तो जिसको पैसा 0.5% पे इंटरेस्ट रेट में मिला है, यहां पर उसको 5% भी लाभ मिलता है तो सोचिए उसने कई गुना जो है कि पैसा कमा लिया। कुछ समीक्षकों का मानना यह भी है कि हमें शेयर मार्केट के जो उछाल को जीडीपी के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, और जो जीडीपी है इस समय वह कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वह -23 समथिंग कुछ थी। वहीं अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले जो हमारे क्वार्टर में भी -7 पॉइंट समथिंग जो है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव में रहेगी। ऐसे में जब जीडीपी की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है तो जो शेयर बाजार का बढ़ना बहुत अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती। शेयर बाजार और जीडीपी अगर दोनों साथ साथ बढ़ते तो एक काफी अच्छी कंडीशन होती। अब थोड़ा समझते हैं आखिर हम जीडीपी जीडीपी चिल्ला रहे हैं यह क्या होता है। तो जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक आर्थिक प्रदर्शन होता है। इसका मतलब होता है जीडीपी का कि किसी एक राष्ट्र के सीमा के भीतर, मान लेते हैं कोई सीमा है, इसके भीतर एक साल के अंदर जितने भी चीजें या वस्तुएं या फिर सेवाएं उत्पन्न हुई उनका मूल्य। मान लेते हैं कि एक साल में 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, अगले साल जो है कि 110 रुपए का हुआ, तो इसका मतलब क्या है 10% क्या हुआ, ग्रोथ रेट देखने को मिला। ये अच्छी कंडीशन है। अब ये जो जीडीपी की जो कंडीशन है किस पर मैटर करती है। जीडीपी में हमने कहा एक साल के अंदर देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, ये होता है जीडीपी। अब देखिए जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जैसे हमने कहा पहले साल 100 रुपए, फिर 110 रुपए, अगले साल हो सकता है 121 रुपए। तो इस तरह से 10% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ग्रोथ इतना तेज होगा कब। ये जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करती है वह उत्पादन पर, अर्थात उत्पादन जितना ज्यादा होगा जीडीपी उतनी तेजी से क्या होगी, बढ़ेगी। अब उत्पादन तो तब होगा ना, कोई भी कंपनी, जैसे देश के सभी लोग जितना उत्पादन कर रहे हैं तो सभी लोगों में, कंपनियों में सब कुछ शामिल है, तो उत्पादन तब ज्यादा होगा जब क्या हो, मांग ज्यादा हो, और मांग तब ज्यादा होगी जब आय ज्यादा होगा, आय तब ज्यादा होगी जब रोजगार ज्यादा होगा। और वर्तमान समय में देखिए, क्या आपको पता है कि रोजगार ज्यादा है, रोजगार ज्यादा नहीं है तो आय भी क्या है, ज्यादा नहीं है। आय ज्यादा नहीं है तो मांग भी बहुत ज्यादा नहीं है, मांग बहुत ज्यादा नहीं तो उत्पादन भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए जीडीपी की ग्रोथ रेट भी क्या है, बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है, अभी भी निगेटिव में बने हुए हैं। और वहीं दूसरे तरफ उसी में यह कि ये जो हमने कहा कि शेयर मार्केट सेंसेक्स में
30 कंपनियां, और शेयर बाजार में बीएससी में कितनी 5700 कंपनियां शामिल है। तो ये 5700 कंपनियां इसी जीडीपी का तो क्या है, हिस्सा है। तो इसमें हमने पता किया कि 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस पर तो हमें पता चला कि हमने 50,000 के टारगेट को प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी कंपनियों के परफॉर्मेंस हमें पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि ये जो 5700 कंपनियों से ही सिर्फ कुछ नहीं होगा, देश में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कुटीर उद्योग हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोग अगर अच्छा करेंगे तब जीडीपी बढ़ेगा। तब जीडीपी बढ़ेगा का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति उत्पादन कर रहा है तो हर व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है, हर व्यक्ति मांग करेगा, और हर व्यक्ति मांग तभी कर पाएगा जब उसके पास एक आय है, एक उसके पास एक क्या है, रोजगार है। अब देखिए जीडीपी को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या होता है, कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है पूंजी, और पूंजी कहां से आएगी, बैंक देंगे। और आप अभी देखिए बैंक क्या कर रहे हैं, एनपीए का सामना कर रहे हैं। एनपीए तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में जो एनपीए सबसे हाई स्कोर पर जा सकता है। एनपीए बढ़ रहा है तो बैंक क्या कर रहे हैं, अब पूंजी को तेजी से नहीं दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों को पूंजी दिया जाए जहां से पैसा लौटने की। पूंजी की कमी होगी तो मतलब क्या होगा, फिर से कोई नया इंडस्ट्री नहीं लग पाएगा। नया इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो उत्पादन क्या है, जो बढ़ रहा था वह नहीं बढ़ पाएगा। उत्पादन नहीं बढ़ने का मतलब जो रोजगार मिलने की संभावना वो नहीं बढ़ेगी। रोजगार नहीं मिलेगी तो आय नहीं बढ़ेगा, आय नहीं बढ़ेगी तो आय जो है कि मांग नहीं बढ़ेगी, और मांग नहीं बढ़ेगी तो जो कंपनियां वो कैसे अच्छा करेंगी। दूसरा है श्रम, जीडीपी का जो आधार है। तो पहला तो पूंजी, पूंजी में हम देख रहे हैं एनपीए बढ़ रहा है, इसलिए बैंकों से जो कि वित्त का प्रवाह रुक रहा। दूसरा है श्रम, और श्रम के जो श्रम का मतलब है जो है कि उसमें काम करने वाले लोग, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कंपनियां कह रही हैं कि हमारे पास मांग ही नहीं है। जो मांग नहीं है तो क्या कर रही हैं, रोजगार वो जो है कि श्रम नहीं खरीद रही हैं, या लोगों को नौकरी नहीं दे रही। लोगों को नौकरी नहीं दे रही तो आय नहीं हो रही, आय नहीं हो रही तो जो उछाल दिख रही है ये क्या है, स्थायी नहीं है, क्योंकि आय ही नहीं है तो आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा ये डिमांड नहीं करेंगे। तीसरा चीज होता है जीडीपी के लिए तकनीकी। तकनीकी तो है लेकिन इसका जो प्रयोग है वो क्या हो रहा है, काफी कम हो रहा है, क्योंकि बहुत से इंडस्ट्री, बहुत से क्षेत्र अभी भी क्या है, लॉकडाउन के बाद से उबर नहीं पाए, इनकी तकनीकी बंद पड़ी है, प्रोडक्शन बंद पड़ा। ठीक इसी तरह से कच्चा माल है, और कच्चा माल जो है ये पहले भी प्रोडक्शन होता था, अभी भी होता है, लेकिन बहुत से ऐसे माइनिंग सेक्टर हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कच्चा माल का प्रोडक्शन कम हुआ है और इसकी वजह से उपयोग की कमी आई है। अब ये जो कच्चा माल का प्रोडक्शन करते थे उनकी तो आय क्या हो गई, सीमित हो गई। आय सीमित हो गई कि मतलब क्या, पहले वो जितनी डिमांड करते थे अब वो उतनी नहीं कर रहे हैं, तो जीडीपी में क्या आएगी, गिरावट तो आएगी जैसा कि दिखाई दे रहा है। चौथा चीज होता है कि स्थान अर्थात जमीन वगैरह की जरूरत, तो इसके लिए अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। और हाल के समय में हमने नहीं सुना कि सरकार ने कोई बहुत बड़ा क्षेत्र जो है कि किसी बड़ी कंपनी के लिए एक्वायर किया हो या कोई सरकारी कंपनी की स्थापना हुई। अब देखिए जो मांग है ये भी किसी चीज पर निर्भर, ये आय पर निर्भर करती है, रोजगार पर निर्भर करती है, निर्यात पर भी निर्भर करती है कि ठीक है हमारे यहाँ कम मांग है, बाहर निर्यात कर रहे हैं, निर्यात भी इस समय हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। खपत और उत्पादन, अर्थात कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं अधिक खपत करेगा तो क्या होगा, अधिक उत्पादन उसके लिए किया जाएगा। अब व्यक्ति ने अपने उपभोग को ही क्या कर लिया, कम कर लिया है, तो अगर व्यक्ति ऐसा ही करेगा तो क्या जीडीपी में ग्रोथ होगी, नहीं होगी। ठीक इसी तरह से महंगाई की कंडीशन जब क्रिएट होती है तो लोग क्या करते हैं, अपनी मांग कम कर देते हैं और इससे उत्पादन प्रभावित होता है। आय का भी संबंध देखिए, आय का संबंध है बेरोजगारी से। इस समय बेरोजगारी है तो आय नहीं हो रहा, नया निवेश हो नहीं रहा है, नया निवेश नहीं हो रहा क्योंकि पहले ही हमने बताया कि पूंजी नहीं है, नया निवेश नहीं होगा तो लोग रोजगार नहीं मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी खस्ता हाल है, स्वरोजगार की कंडीशन में अभी कोई सुधार बहुत ज्यादा नहीं आया है, और जो ग्रामीण वित्तीय संरचना है ये भी काफी मजबूत नहीं है। तो कई तरह से ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस डायग्राम को काफी ज्यादा इसकी व्याख्या हो सकती है, कई डायमेंशन से हम इसको सोच सकते हैं। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि जब जीडीपी की जो स्थिति है अभी भी नेगेटिव में बनी हुई है, तो ये जो सेंसेक्स के आधार पर हमें बिल्कुल एज्यूम नहीं करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ तब ठीक होगा जब सेंसेक्स ही नहीं बल्कि हमारा जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या होगी, पॉजिटिव। आपको पता है कि जब जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहती है तब भी सभी तक पैसा नहीं पहुंचता। आपने सुना होगा ना कि हमने क्या किया है, लगभग 9.7% तक हमने ग्रोथ रेट हासिल किया है, लेकिन तब भी सब तक पैसा नहीं पहुंचता। तो अब तो ये निगेटिव में है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास पैसा आ रहा है, असमानता क्या हो रही है, बढ़ रही है। आने वाले समय में
ये देखना होगा कि आखिर जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो किस रूप में हमारे सामने आते हैं। जो शेयर बाजार है या जो सेंसेक्स है, इसकी उछाल को हमें अपनी जीडीपी से जोड़कर नहीं देखना है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं एज्यूम कर लेना है कि अब हमारी जीडीपी बहुत बड़ी हो गई है, हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, सब कुछ चंगा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।